Hello dear children, welcome to the lectures hosted by Zeta Institute of Science. I am Jitin sir and I am here to teach you guys physics. My dear children, जैसे कि आप जानते हैं we are dealing with a topic called as gravitation. ये gravitation के अंदर हम लोग ने gravitational field intensity देख लिया है. Previous वीडियो में हमने ये भी देख लिया कि भाई एक hollow sphere या फिर एक solid sphere के वजह से उसके अंदर या उसके surface में या उसके बाहर कितना gravitational field intensity होता है, ये हम लोग ने सीख लिया था. इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके सामने एक रिंग होगा तो रिंग की वजह से उसके आजू बाजू में कितना ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी हो सकता है. ध्यान से सुनना. अब रिंग एक मान लीजिए आपके सामने एक रिंग है. मैं रिंग को ना ऐसे रख रहा हूं. ओके, सो दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू प्लेस द रिंग. ये रिंग का सेंटर है. अब ये जो सेंटर पे अगर कोई हमारा पॉइंट की बात करें तो सेंटर पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगा. हाउ जीरो? बिकॉज ये रिंग के सेंटर पे ये सेक्शन भी उसको ऐसे अट्रैक्ट करेगा, ये सेक्शन उसको ऐसे अट्रैक्ट करेगा, ये सेक्शन उसको ऐसे अट्रैक्ट करेगा. हर एक सेक्शन जो होती है हर एक डायरेक्शन पे इक्वली उसको अट्रैक्ट करेगा. ओवरऑल इंटेंसिटी जो होती है एक दूसरे के साथ कैंसिल होकर जीरो आ जाती है. दैट इज द रीजन व्हाई वी से दैट सेंटर पे हमेशा ही जीरो होगा. आप मेरे बातों पे ऐसे रैंडमली मत विश्वास कीजिए, मैं आपको उसको प्रूव करके बता देता हूँ. सो पहले मैं एक काम कर लेता हूँ. यहाँ पर इस रिंग के इधर से एक एक्सिस बनाता हूं. पहले हम चेक कर लेते कि भाई एक्सिस में अगर कहीं पर भी एक पॉइंट कंसीडर करें तो वो पॉइंट का इंटेंसिटी कितना हो सकता है. अब रैंडमली मैं काम करता हूं, पॉइंट एक यहां पर कंसीडर कर लेता हूं. अब इसकी वजह से पूरे रिंग का इंटेंसिटी कितना उस पर्टिकुलर पॉइंट पर एक्ट होता है ये हमें फाइंड करना है. कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान से सुन लेना. अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मैं काम करता हूं, एक छोटा सा एलिमेंट यहां पर कंसीडर करता हूं, एक वेरी स्मॉल एलिमेंट. ओके, सो दिस एलिमेंट्स मास इज व्हाट, बेसिकली इट इज डीएम. अब ये डीएम की वजह से इंटेंसिटी जो होगा वो कितना होगा, आई विल टेल यू. इसके रेडियस को चलो मैं r बोल देता हूँ, इधर से इधर तक के डिस्टेंस को मैं x बोल देता हूँ, और ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को मैं अभी क्या बोलूंगा, a बोलूंगा. जस्ट रैंडमली a बोल देता हूँ, या फिर कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं. इसको मैं काम कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लिख सकता हूँ. इट्स नॉट अ बिग डील. ये उसका पर्टिकुलर डिस्टेंस है. नाउ इस डिस्टेंस की वजह से डीएम की वजह से इस पर्टिकुलर पॉइंट पर एक इंटेंसिटी एक्सपीरियंस होगा टुवर्ड्स द मास. ये तो आप जानते ही हो कि इंटेंसिटी हमेशा ही टुवर्ड्स द मास एक्सपीरियंस होगा. अब वो इंटेंसिटी इट इज ड्यू टू वेरी स्मॉल मास, जिस वजह से मैं उसको आई नहीं लिखूंगा बल्कि डी आई लिखूंगा. अगर बड़े मास की वजह से इंटेंसिटी होता तो मैं आई लिखता था, छोटे मास की वजह से इंटेंसिटी होता तो मैं उसको डी आई लिखूंगा. ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से सुनना. अब मुझे इंटीग्रेट करना है. जब मैं मास को घुमाऊंगा, मतलब इंटीग्रेट करके पूरा रिंग कवर करूंगा, तो उस टाइम पर डीआई भी घूम के पूरा का पूरा कवर करेगा, तो उसका रिजल्टेंट निकालना है. अब डीआई घूम रहा है, यहां पर एक दिक्कत है. इंटीग्रेशन का बेसिक मतलब होता है कि बहुत सारा एडिशन जहां पर करना होता है, प्लेन एडिशन. ओके, बहुत सारा एडिशन जहां पर करना होता है वहां पर हम लोग इंटीग्रेशन इस्तेमाल कर सकते हैं. लेकिन जब ऐसा डायरेक्शन चेंज होगा ना एलिमेंट का, तो बहुत प्रॉब्लम होता है. मतलब जिस एलिमेंट को हम इंटीग्रेट करने वाले हैं उसका अगर डायरेक्शन चेंज होगा तो बहुत प्रॉब्लम होगा, क्योंकि अलग अलग डायरेक्शन के लिए प्लेन एडिशन नहीं चलता है. अलग अलग डायरेक्शन के लिए हमें पैरेललोग्राम लॉ यूज करना पड़ेगा, जो हम लोग ने वेक्टर में सीखा है. अरे पैरेललोग्राम लॉ हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन कोई भी दो इनपुट रहेगा हम लोग यूज कर सकते हैं. यहां पर कैसा है, हजारों इनपुट है. मतलब हर जगह डी इधर कुछ तो रहेगा, फिर इधर कुछ तो रहेगा, इधर कुछ तो रहेगा, इधर कुछ तो रहेगा, इधर कुछ तो रहेगा, हर जगह कुछ तो रहेगा. तो देखा जाएगा तो करोड़ों हम लोग एलिमेंट्स निकाल सकते हैं. तो हर एक को ऐड करते बैठो यार, प्रैक्टिकली इट इज नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल. सो अभी हम क्या करेंगे, दिमाग चला के देखते हैं, कुछ तो भी जुगाड़ हो सकता है क्या, कुछ तो भी कैच है क्या, देखते हैं एक बार. सो जैसे हम लोग ने ऊपर डीएम कंसीडर किया, वैसे मैं काम करता हूँ नीचे भी डीएम कंसीडर करके देख लेता हूँ. जस्ट एग्जांपल के तौर पे मिरर इमेज के हिसाब से देख लेता हूँ. इधर भी डीएम, तो ये भी आर है, ये तो आप जानते हैं. तो यहां से भी यहां तक का जो डिस्टेंस रहेगा इसको हम लोग क्या बुलाएंगे, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. अब यहां से भी डी का एलिमेंट होगा, डी ऐसा होगा. आपको नहीं लगता ऊपर वाला और नीचे वाला सिमेट्री हो गया काफी? यस, सिमेट्री हो गया काफी. अब यहां पर सिमेट्री की वजह से ऊपर इसने अल्फा एंगल बनाया होगा, तो नीचे वाला भी उसके साथ क्या एंगल बनाएगा, अल्फा एंगल बनाएगा. अगर अल्फा एंगल बनाएगा तो क्या होगा, ये डी को अगर रिजॉल्व करेंगे तो एक कंपोनेंट यहां पर आएगा, दैट विल बी डी कॉस अल्फा, एंड एक कंपोनेंट यहां पर आएगा, दैट विल बी डी साइन अल्फा. ये नीचे वाले डी को भी रिजॉल्व करेंगे तो एक कंपोनेंट यहां पर आएगा डी कॉस अल्फा, एक कंपोनेंट नीचे आएगा डी साइन अल्फा. अभी डी कॉस अल्फा इधर लिखने के लिए जगह नहीं था, इसलिए मैं इधर नीचे लिख रहा हूं. इट विल बी डी कॉस अल्फा प्लस डी कॉस अल्फा. ओके, दोनों डी कॉस अल्फा इधर आएगा, दोनों डी साइन अल्फा ऊपर नीचे आ जाएगा. ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो जाएगा.
सो इसमें से क्या समझ में आया मुझे, जब भी मैं डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड्स को जब मैं कंसिडर कर रहा हूं तो उनके डी साइन कंपोनेंट्स कैंसिल हो रहे हैं। दैट मींस जब मैं हर जगह डीएम को लेके जाऊंगा तो हर तरफ, अभी हाल फिलहाल ऊपर नीचे के लिए डी ऐसे जो हुआ, तो ऐसे जब घुमाऊंगा तो डी के ऑपोजिट एंड्स भी ऐसे घूमेंगे एंड हर एक एलिमेंट का डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड का साइन कंपोनेंट्स आपस में कैंसिल हो जाएगा, बट कॉस कंपोनेंट ऐड होते जाएगा। एंड कॉस कंपोनेंट जब ऐड होती है तो सभी की सभी सेम डायरेक्शन पे ऐड होती है। जब भी दो वेक्टर सेम डायरेक्शन पे ऐड होती है तो हम उधर प्लेन एडिशन इस्तेमाल करते हैं टू कैलकुलेट द रिजल्टेंट। ये तो आप जानते ही हो, मैंने अभी आपको बताया कि यार इंटीग्रेशन हम लोग प्लेन एडिशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां पर डायरेक्शन की वजह से प्लेन एडिशन का प्रॉब्लम हो रहा था, अब डायरेक्शन का प्रॉब्लम सॉल्व, साइन कंपोनेंट कैंसिल, सिर्फ और सिर्फ कॉस कंपोनेंट को देखोगे तो हमेशा सेम डायरेक्शन पे ही चलता है। सो इन शॉर्ट, अगर आपको इंटीग्रेट करना है तो आप डी को इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, बट डी को तोड़ने के बाद साइन कॉस जो मिलती है उसमें साइन फॉर्चुनेटली कैंसिल होने की वजह से आप साइन को भूल सकते हैं। डायरेक्टली कॉस को इंटीग्रेट करेंगे तो भी आपको डी का सेम आंसर मिलेगा, बिकॉज डी से ही निकला है साइन और कॉस, और साइन तो कैंसिल भी हो रहा है, तो कौन बचा? कॉस बचा। तो कॉस को इंटीग्रेट करके जो आंसर मिलेगा वो किससे इक्वल रहेगा? डी के पूरे इक्विवेलेंट से इक्वल ही रहेगा वो। इसी वजह से मैं बोलूंगा दैट द टोटल इंटेंसिटी इज गोइंग टू बी इंटीग्रेशन ऑफ डी कॉस अल्फा। ओके, अब ये डी बेसिकली क्या है? इट इज द इंटेंसिटी ड्यू टू दिस पर्टिकुलर एलिमेंट डीएम। ओके, तो इसकी वजह से इंटेंसिटी, ये पॉइंट मास है, एक छोटा सा एलिमेंट है, पॉइंट मास की वजह से इंटेंसिटी होता है जी मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ द पॉइंट मास डीएम अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है भाई? एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट था डिस्टेंस, उसका स्क्वायर, ये हो जाएगा इंटेंसिटी। हो गया इंटेंसिटी। अब कॉस अल्फा मतलब क्या होता है? इट इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट कितना होता है? एक्स होता है। हाइपोटेन्यूज कितना होता है? स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एक काम करता हूं भाई, ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू हाफ लिख लेता हूं, एंड यहां पर स्क्वायर रूट और स्क्वायर दोनों कट होके क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू 1 लिख सकता हूं मैं, स्क्वायर रूट और स्क्वायर कट होके। ओके, अब इसका इंटीग्रेशन भूलना मत भाई। ओके, अब जब इंटीग्रेशन होता है क्या उसका रेडियस चेंज होगा क्या? ना। क्या एक्स का वैल्यू चेंज हो रहा है क्या? ना, क्योंकि पॉइंट भी उधर ही है। इंटीग्रेशन के टाइम पे एक्स भी नहीं चेंज हो रहा है, आर भी नहीं चेंज हो रहा है, तो एक्स आर के कंपोनेंट्स को कांस्टेंट बोल के बाहर निकाल सकते हैं। ये भी कांस्टेंट बोल के बाहर निकलेगा, जी जो होती है वो भी बाहर आ जाएगा। सो इंटीग्रेशन के टाइम पे जी एक्स अपॉन इन दोनों को जोड़ दीजिए, रेज टू 1 मल्टीप्लाइड बाय रेज टू हाफ। इन लॉ ऑफ इंडाइसेस के हिसाब से इंडेक्स को ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू 3/2। अंदर क्या बचेगा? इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। एंड इंटीग्रेशन ऑफ डीएम क्या है आप तो जानते ही है, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम इज एम। सो कुल मिलाकर आपका एक्सप्रेशन, चलो यहां पर भी लिख सकता हूं मैं, आई इज इक्वल टू जी एम एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू 3/2। ये होगा इंटेंसिटी along the axis of a ring। बस along the axis of a ring इंटेंसिटी इतना होता है। अब मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि मैंने आपको प्रूव करके बताऊंगा कि सेंटर पे कितना होता है। बस अभी देखो, ये पॉइंट जितना नजदीक आएगा उतना एक्स का वैल्यू छोटा होता जाएगा। पॉइंट अगर नजदीक आके सेंटर पे बैठ गया तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सो एट सेंटर x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। x का वैल्यू 0 डाल देंगे तो i का वैल्यू क्या हो जाएगा? i का वैल्यू भी ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। सो दिस इज अलोंग द एक्सिस, राइट। सो मैं काम करता हूँ, इसके बेस में एक्सिस करके लिख लेता हूँ। That's it। सो रिंग के एक्सिस में कितना इंटेंसिटी होता है मैंने आपको बता दिया, रिंग के सेंटर में कितना इंटेंसिटी होता है मैंने आपको बता दिया। डेरिवेशन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मतलब डेरिवेशन सी ऐसा नहीं बोल रहा कि हमेशा पूछा जाता है, बट इसका अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इन ऑर्डर टू क्रैक सो मेनी न्यूमेरिकल्स इन द एंट्रेंस। ओके, एंड इसका डेरिवेशन काफी सिमिलर होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी सिमिलर डेरिवेशन होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी रिंग की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पूछा जाता है, तो वहां पर भी आपको सेम लॉजिक यूज करना है। रिंग की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है वो भी पूछा जा सकता है, वहां पर भी आपको सेम लॉजिक ऑफ डेरिवेशन यूज करना है। सो ये लॉजिक ऑफ डेरिवेशन आप अगर दिमाग में रखेंगे वो आप ग्रेविटेशन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो प्लीज पे अटेंशन टू दिस एंड प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस।
आई बिलीव आप लोगों ने लिख लिया है। सो बेसिकली आपने प्रूव किया है इंटेंसिटी अलोंग द एक्सिस ऑफ अ रिंग, ओके, ऑफ अ रिंग आपने प्रूव किया है। कितना प्रूव किया है? इट इज नथिंग बट gmx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू 3/2, ओके। इसमें से आपने ये भी पता कर दिया कि भाई सेंटर में जो होती है वो कितना होता है भाई? 0 होती है, ओके। ये दोनों चीजें आप लोगों ने पता कर लिया है। अब यहाँ पर एक कैच है, पता है वो कैच क्या है? कैच ये होता है कि अगर, मतलब जस्ट एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ मैं आपको, अगर ये रिंग जो कंसिडर करें, ये रिंग के इस पे मैं अगर मैं आपको इंटेंसिटी का ग्राफ बना के दिखाऊं, ऑब्वियसली बात है यार, इंटेंसिटी के ग्राफ को मैं यहाँ पर कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, थोड़ा और मैं अलग तरीका यूज करता हूँ इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। चलो यहीं पर कंसिडर कर लेता हूँ, this is intensity and this is the distance, okay। this is intensity का ग्राफ, this is the distance का ग्राफ। when the distance is 0 it is at the center, okay। so along the axis कहाँ पर, मतलब इस तरफ जा रही है, मतलब पॉजिटिव आर की तरफ जा रही है। आपने ऑब्जर्व किया होगा जब भी आप पॉजिटिव आर की तरफ जाएंगे तो उस टाइम पर इंटेंसिटी जो होती है वो किस तरफ होती है? यार हम लोग ने जो रिजॉल्व करके जो कॉस कंपोनेंट लिया ना वो इस तरफ था, तो उसका इंटीग्रेशन करने का जो रिजल्टेंट आएगा ना उसका भी डायरेक्शन किस तरफ रहेगा? उसका डायरेक्शन किस तरफ रहेगा? टूवर्ड्स the center, towards the center। इसका मतलब क्या होता है? अगर आपने यहां पर एक छोटा सा मास रखा, इसको फिक्स करके रखा, किसको? रिंग को, तो क्या होगा? वो टुवर्ड्स द सेंटर अट्रैक्ट हो जाएगा, सेंटर की तरफ आएगा, सेंटर तक पहुंचेगा। सेंटर तक पहुंचने के बाद वो रुकेगा क्या? नहीं रुकेगा। यू नो व्हाई? बिकॉज उसके पास पूरा मोमेंटम है। क्या रिंग ने उसको पकड़ के रखा है क्या सेंटर पे? नहीं पकड़ के रखा है रिंग को, तो रिंग के सेंटर में तो वैसे भी इंटेंसिटी 0 है। तो जिस मोमेंटम की वजह से इतना दूर तक ट्रैवल किया, उस मोमेंटम की वजह से आगे जाएगा, फिर आगे किस तरफ ट्रैवल करेगा? नेगेटिव आर की तरफ ट्रैवल करेगा, तो उसको इंटेंसिटी किस तरफ एक्सपीरियंस होगा? पॉजिटिव की तरफ। सो इस तरफ जो इंटेंसिटी एक्सपीरियंस होती है वो नेगेटिव डायरेक्शन, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज ऑलवेज कंसीडर्ड एज नेगेटिव डायरेक्शन। सो नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ इंटेंसिटी एक्सपीरियंस होती है। नेगेटिव आर की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव डायरेक्शन पे इंटेंसिटी एक्सपीरियंस होती है। सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो एवरी टाइम when it will be going towards negative r, इंटेंसिटी उसको पॉजिटिव की तरफ, राइट हैंड साइड की तरफ खींचेगी, देन राइट की तरफ जाएगी, वापस आगे जाएगी, वापस इधर आएगी, वापस आगे जाएगी, वापस इधर आएगी। तो बेसिकली एक ऑसिलेशन होगा। सो जेई में इस चैप्टर को और ऑसिलेशन को कनेक्ट करके सवाल पूछा जा सकता है। मैंने अभी तक आपको ऑसिलेशन सिखाया नहीं है। ऑसिलेशन सिखाने के बाद आप लोगों को थोड़ा कनेक्ट हो जाएगा इन दोनों के बाद, इन दोनों के बारे में। अगर आप लोग ने ऑलरेडी ऑसिलेशन सीख लिया तो आप लोग को ऑलरेडी पता है कि क्या होने वाला है यहाँ पर। एनीवे, मैं आपको एक फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव बता रहा था यहाँ पर। द होल पॉइंट इज डायरेक्शन जो होती है इंटेंसिटी का वो हमेशा सेंटर की तरफ एक्सपीरियंस होती है। नाउ इसी वजह से जब भी पॉजिटिव आर की तरफ देखेंगे, पॉजिटिव आर की तरफ देखेंगे तो उस टाइम पर नेगेटिव इंटेंसिटी की तरफ देखेंगे। सो बेसिकली जो हमारा ग्राफ है ना राइट हैंड साइड में बनने वाली है वो ये क्वाड्रेंट पे बनने वाली है, ओके, फोर्थ क्वाड्रेंट पे। एंड सिमिलरली यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर नेगेटिव आर की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव आई की तरफ देखते हैं, तो नेगेटिव आर की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव आई। सो ये पर्टिकुलर क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा ग्राफ बनने वाला है। अब ध्यान से सुन लीजिए कैसे बनने वाला है ये। अब आप तो जानते हैं कि x को जितना बढ़ाएंगे, x मतलब क्या होती है? ये बेसिकली यहाँ से इधर तक का डिस्टेंस। चलो मैं इसको x बोल देता हूँ, यहाँ पर x यूज किया ना तो इसलिए मैं इसको x बोल देता हूँ, ओके। x इज बेसिकली द डिस्टेंस। अब जितना x को बढ़ाएंगे उतना ही ये i का वैल्यू बढ़ता जाएगा, तो बेसिकली बढ़ता जाएगा इनिशियली, ओके। लेकिन कब तक बढ़ता जाएगा? आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि नीचे भी तो है x, नीचे x है, x को स्क्वायर रूट वगैरह है, बट एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर फिर डिनोमिनेटर ओवर पार करना शुरू कर देगा, बिकॉज उसके पास स्क्वायर भी है, ओके। तो इनिशियली न्यूमिनेटर ओवर पार करेगा, इंटेंसिटी बढ़ेगा जितना दूर जाएंगे, और एक सर्टेन पॉइंट के बाद डिनोमिनेटर ओवर पार करना शुरू कर देगा। फिर क्या होगा? डिनोमिनेटर ओवर पार कर देंगे तो वैल्यू जो होती है कम हो जाती है। तो बेसिकली ग्राफ जो होती है वो कुछ इस तरह होती है, somewhat like this, okay? इस तरह होती है। फिर बाद में एक पर्टिकुलर मैक्सिमम पोजीशन पहुंचती है, उसके बाद वो नीचे की तरफ आना शुरू कर देती है। तो ऑब्वियसली यहां पर नहीं बनेगा, ये कहां पर बनेगा? ये इस तरफ बनेगा, एक मैक्सिमम वैल्यू रहेगा उसका। सो दिस विल बी द मैक्स वैल्यू, ओके, आई मैक्स। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? नीचे की तरफ चला जाएगा। सिमिलरली वो चीज यहां पर भी होगा, यहां पर भी एक पर्टिकुलर वैल्यू तक जाएगा, उसको बुलाएंगे हम लोग आई मैक्स, एंड देन वो नीचे की तरफ जाएगा। ऐसा मतलब जीरो टच नहीं करेगा, बाय द वे ऑब्वियसली जीरो नहीं टच करेगा यार। जीरो इंटेंसिटी जीरो होने के लिए डिस्टेंस जो होती है वो इनफाइनाइट तक जाना चाहिए। सो जीरो नहीं टच करेगा, बट कुछ ना कुछ तो वैल्यू टच करेगा, मतलब मिनिमम वैल्यू तक पहुंचेगा। अब दोनों टाइम आई मैक्स पहुंच रही है। अब किसी ने अगर पूछ लिया कि भाई आई मैक्स कितना है और आई मैक्स
कब पहुंचती है, मतलब x के कौन सी वैल्यू पे आई मैक्स मिलती है। तो ऐसे जब सवाल किया जाता है तो उसको कैसे हम लोग टैकल करेंगे। सो ऐसे सवाल के लिए हम लोग टैकल कैसे करते हैं, ऐसे सिचुएशंस को कैसे टैकल करते हैं। ओके, तो समझ लीजिए कि भाई यहाँ पर सीधी सी बात है, जब भी मैक्सिमा, मतलब हम लोग इधर इसको ना मैक्सिमा एंड मिनिमा के कंडीशंस यूज करके सॉल्व करने वाले हैं। ओके, सो व्हेन i इज इक्वल टू आई मैक्स, मैं बोलूंगा वो मैक्सिमा के कंडीशन पे आ जाएगा। मैक्सिमा के कंडीशन के मैं इसमें बोल सकता हूँ डी आई बाई डी एक्स का वैल्यू जो होती है वो जीरो से हमें इक्वेट करना होता है। तो ये हम लोग ने मैक्सिमा मिनिमा के कॉन्सेप्ट में सीखा है कि जब भी कोई चीज़ का मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है तो उसके डिफरेंशिएशन को इक्वल टू जीरो करेंगे तो हम लोग को ऑटोमेटिकली उसका मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिल जाएगा। सो इसके इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे और उसको इक्वल टू जीरो कर देंगे। चलो डिफरेंशिएट करते हैं, जी एम एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू 3/2, इसका डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे काम कर सकते हैं, जीएम को कांस्टेंट है ना बाहर निकाल के जीरो के नीचे डिवाइड करके गायब भी कर सकते हैं। इट्स वेरी मच पॉसिबल, इट्स नॉट अ बिग डील एक्चुअली। ओके, एंड इसको हम लोग यूवी रूल अप्लाई करते हैं। यूवी रूल अप्लाई करने के लिए काम करते हैं, इसको मैं ऊपर लेके जाता हूँ, इसको ना नीचे नहीं रखता हूँ। यू मल्टीप्लाइड बाई वी रूल अप्लाई करते हैं, एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू इट्स -3/2 इज इक्वल टू जीरो। अब जैसे हमने डिस्कस किया यूवी रूल अप्लाई करना है। यूवी रूल अप्लाई करेंगे तो पहले यू को डिफरेंशिएट करेंगे, वी को खाली रखेंगे, एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाय वी को ऐसे ही खाली रख देंगे। सो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू -3/2 प्लस हो गया, यू का डिफरेंशिएशन हो गया। अभी यू को खाली रखेंगे एंड वी को डिफरेंशिएट करेंगे। वी को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो कैसे रखेंगे, यहां पर हम लोग को चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। सो फंक्शन ऑफ एक्स रेज टू -3/2 इज सी एक्स रेज टू एन का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला यूज कीजिए। एक्स रेज टू एन का डिफरेंशिएशन इज एक्स रेज टू एन -1। सो -3/2 पहले एक्स तो लिख लेते हैं, फंक्शन ऑफ एक्स रेज टू -3/2 -1। सो ये n-1 वाला फॉर्मूला है, मल्टीप्लाइड बाय अंदर का जो भी फंक्शन है जो हम लोग ने अभी यूज किया उस फंक्शन को वापस डिफरेंशिएट करना है, मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एंड डिफरेंशिएशन ऑफ अंदर का फंक्शन हो जाएगा 2x। वो थोड़ी देर के बाद करेंगे, हाल फिलहाल के लिए इतना लिखेंगे, इक्वल टू जीरो। भूलना मत भाई, इसको सबको इक्वल टू जीरो करना है। ओके, अब चलो यहां पर इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये तो आएगा 1/x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू 3/2। ये जो प्लस है ना इसको, ठीक है मैं हाल फिलहाल के लिए प्लस ही लिखता हूं। यहां पर हो जाएगा, हाँ बाय द वे n मल्टीप्लाइड बाय एक्स रेज टू n-1 था ना, सो n मल्टीप्लाई करेंगे तो ये n का वैल्यू होता है -3/2। -3/2 मल्टीप्लाइड बाय एक्स रेज टू n-1 होगा। सो ये माइनस को एक काम करते हैं, जीरो के उस तरफ लेके जाएंगे, माइनस हो जाएगा प्लस, तो इक्वल टू प्लस क्या क्या है अभी हमारे पास 3/2 x मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू -3/2 -1 इज -5/2। जिसको एक काम कर सकता हूं मैं, एक काम करता हूं, इसको मैं डिनोमिनेटर में ले लेता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 5/2। ओके, 5/2 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इट इज 3/2 + 1 ऐसे लिख सकता हूं ना मैं। इट्स लाइक 3/2 + 1 आप करके देखो, इट्स 5/2 ओनली। 3/2 + 1 है तो मैं उसको तोड़ देता हूं, यहां पर लिखूंगा मैं एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू 1। सो बेसिकली एक्स, मतलब ये जो चीज है ना इसी चीज को मैंने तोड़कर नीचे लिख लिया है। ओके, अब यहां पर ये जो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर गिव्स यू 2x। 2 and 2 गेट्स कैंसल्ड। ओके, x और x हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये टर्म और ये टर्म दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां पर क्या क्या बचेगा, ये जो टर्म है ना इसको इस तरफ लेके आता हूं तो बचेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर। ओके, तो इसको उस तरफ लेके जाते हैं, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, r इज इक्वल टू √2x, तो x का वैल्यू हो जाएगा r/√2। सो दिस इज दैट पर्टिकुलर वैल्यू जहां पर हमें मैक्सिमम i मिल सकती है। सो मैक्सिमम i कहां पर मिलती है, जब x का वैल्यू हो जाएगा r/√2। सिमिलरली यहां पर भी x का वैल्यू हो जाएगा r/√2। सो x का वैल्यू जब भी r/√2 से इक्वल होता है तब जाके हम लोग को मैक्सिमम i का वैल्यू मिलती है। आई बिलीव आई एम क्लियर। प्लीज माय डियर चिल्ड्रन मेक अ नोट ऑफ इट।
सो माय डियर चिल्ड्रन, एवरी टाइम आप लोगों को बैठ के डिराइव करने की जरूरत नहीं है, बस एक बार आप ये चीज ध्यान में रख लीजिए, आई मैक्स सिर्फ और सिर्फ x इक्वल टू आर बाई रूट टू पे ही मिल सकती है। ये चीज आपने दिमाग में अगर फीड करके रख लिया तो इसको सिंपली रट लीजिए, बात खत्म। सो एवरी टाइम दिस हैपेंस लाइक दिस, एवरी टाइम व्हेनेवर x इज इक्वल टू r अपॉन रूट टू, दैट टाइम यू विल बी गेटिंग द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी। अब कोई पूछ सकता है कि भाई मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है आप बोल रहे हो, लेकिन कितना है मैक्सिमम वैल्यू, वो भी फाइंड कर सकते हैं। इट्स नॉट अ बिग डील नाउ, बिकॉज आई मैक्स विल बी इक्वल टू, सो मुझे पता है कि आई मैक्स occurs at x इक्वल टू आर बाई रूट टू। सो डाल दीजिए यहां पर GMR अपॉन रूट टू। ओके, यहां पर x की जगह पे r बाई रूट टू डाल देंगे, उसको स्क्वायर कर देंगे तो आर स्क्वायर अपॉन टू हो जाएगा, प्लस आर स्क्वायर का 3/2 रेज टू 3/2। ओके, चलो इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, इसको एलसीएम निकालेंगे। सो यहां पर हो जाएगा 2 3/2 हो जाएगा यहां पर। सो इट्स लाइक GMR अपॉन रूट टू इन द ब्रैकेट 3/2 आर स्क्वायर रेज टू 3/2। ओके, यहां पर भी 3/2 आ जाएगा। अब ये 3/2 का मतलब क्या होता है, पहले आप एक काम कर लीजिए, स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, इसका स्क्वायर रूट निकाल लो। स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, GMR अपॉन रूट टू, अंदर बचेगा स्क्वायर रूट, ठीक है, रूट 3 अपॉन रूट टू मल्टीप्लाइड बाय आर। आपने स्क्वायर रूट निकाल दिया तो ऊपर सिर्फ 3 बचेगा, अभी सिर्फ और सिर्फ 3 है। अभी क्या करो, क्यूब कर दो उसको, तो हो जाएगा GMR अपॉन रूट टू, तो पहले से ही था, यहां पर अंदर क्या रहेगा, इसको क्यूब कर दिया तो रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय रूट 3, दो रूट 3 को कंबाइन कर देंगे तो 3 हो जाएगा, और तीसरे रूट 3 को यहां पर लिख सकते हैं। सिमिलरली नीचे भी रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय रूट 2, स्टार्टिंग के दो रूट 2 को कंबाइन कर देंगे तो 2 हो जाएगा, फिर तीसरे रूट 2 को ऐसे लिख देंगे, फिर यहां पर आर क्यूब लिख देंगे। ओके, अब ये आर क्यूब में से इसको अगर कैंसिलेशन कर देंगे तो यहाँ पर आर स्क्वायर बचेगा, ये रूट 2 और रूट 2 में कैंसिलेशन कर देंगे, 2 को ऊपर की तरफ भेज देंगे, तो बेसिकली आई मैक्स का वैल्यू बन जाएगा 2GM अपॉन 3 रूट 3 आर स्क्वायर। सो किसी ने पूछा कि भाई मैक्सिमम वैल्यू कहां मिलती है, जवाब है सिर्फ r/2 के डिस्टेंस पे ही, मतलब यहां से r/2 के डिस्टेंस पे इधर या r/2 के डिस्टेंस पे इधर आपको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी मिल सकती है। कितना हो सकता है एक रिंग की वजह से मैक्सिमम इंटेंसिटी, इतना होगा। आई बिलीव दिस इज क्लियर। प्लीज पॉज द वीडियो एंड मेक अ नोट ऑफ इट। सो आई बिलीव ये वीडियो काफी फ्रूटफुल था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।